हाय फ्रेंड्स, देखिए अपने पास आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम काम करते हैं कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अपने पास जो √5 है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर अपने पास इसका जो कथन है विरोधाभास आता है तो हम कहेंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान के चलते हैं कि माना p/q क्या है, अपने पास √5 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो p/q होता है वो क्या होता है, अपने पास परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या, जिसमें अपने पास p और q दोनों कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन ये दोनों जो पूर्णांक होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ये p और q दोनों सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें अपने पास अभाज्य का मतलब है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सके, और सह का मतलब एक साथ अपने पास दोनों संख्याएं आए। जैसे हम मान लें कि अपने पास p की वैल्यू अगर 2 है, q की वैल्यू 3 है, तब अपने पास p/q बनकर आया 2/3। हम कह सकते हैं 2 भी कैसा है, अभाज्य है, और 3 भी कैसा है, अभाज्य है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हम कह सकते हैं p और q दोनों का जो सर्वगुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। ठीक है, जब अपने पास p और q का दोनों का गुणनखंड 1 होगा तब हम इस केस से लेके चल रहे हैं p/q इक्वल √5। तब पुनः हम इससे लेके चलें कि p/q इक्वल √5। ठीक है, इसका मतलब है p और q दोनों में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही उसका गुणनखंड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं p और q दोनों का जो HCF है वो अपने पास क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अगर दूसरा आता है तो हम कह देंगे कि यहाँ पर अपने पास दोनों पूर्णांक के रूप में चल रहा है, यानी उसको आगे तोड़ा जा सकता है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं कि p इक्वल, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनकर आएगा अपने पास। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसका दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए p और q वो हमें टोटली √5 को ख़त्म करना है। अगर मान लो √5 यहाँ पर फिनिश नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि अपने पास √5 बनकर आएगा तो अपरिमेय संख्या बनेगी। या हम कहते हैं कि अपने पास दोनों का जो p और q दोनों के जो गुणनखंड है वो एक के अलावा अगर दूसरा आता है तब उसको हम चेक कर लेंगे कि अपने पास वो √5 बचता है या नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका वर्ग किया तो क्या बना अपने पास 5q²। यानी हम कह सकते हैं कि जो p² है उसका 5 का क्या है, वो मल्टीपल है, यानी 5 का क्या है, गुणज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि p² 5 से क्या है, विभाज्य है, यानी 5 से भाग जाता है उसमें। जब हम किसी नंबर में p² जो नंबर आपको दे रखा है अगर वो 5 से विभाज्य है तो डेफिनेटली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि p 5 से विभाज्य होगा, 5 से भी विभाज्य होगा। देखें कैसे, सपोज दैट अपने पास कोई नंबर है, यहाँ पर अपने पास दे रखा हो 16। ठीक है, और p² की वैल्यू दे रखी हो 4। तब हम कहें कि अगर p की वैल्यू अपने पास कितनी है, यानी हम कह सकते हैं 4 का डिवाइड कितने में जाता है, 16 में जाता है। अगर p की वैल्यू 2 है तो इसका भी तो डिवाइड जाएगा इसमें, यानी इसका भी क्या जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो p² अगर 5 से विभाज्य है तो p भी क्या है, 5 से विभाज्य होगा। यानी p² अगर 4 से विभाज्य है तो p का मान यानी 2 भी क्या होगा भाई, 2 से भी क्या होगा, ये 16 में डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने p के लिए काम कर लिया। अब हम चलते हैं q के लिए। तो इस केस को हम क्या लिखते हैं कि अगर हम 5 से विभाज्य है तो हम कहेंगे कि 5 का मल्टीपल है, यानी 5 का क्या है, गुणज है। ठीक है, जब ये 5 का गुणज रहा तो उस केस में अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो देखो, अगर इसका हम वापस क्या कर दें, पुनः दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर तब अपने पास क्या बनकर आएगा, p² इक्वल 25r²। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने पास p के बारे में हमने वर्क कर लिया है। अब हमें बात करनी है q के बारे में। अगर q की वैल्यू के लिए भी ऐसा कुछ आता है तब हम इसे चेक करेंगे कि अपने पास p/q का जो रिलेशन है वो क्या आया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास p² की वैल्यू आ गई ये। अब देखें यहाँ से, अगर ये इसको हम इक्वेशन ऊपर चलते हैं, अगर यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट लेट करें और इस वाली इक्वेशंस को हम क्या करें, सेकेंड लेट करें, तो हम दोनों से देखें भाई, समीकरण 1 व 2 से देखो, यहाँ से p² जो फर्स्ट इक्वेशन है आपको दे रखा है 5q²। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 5p² 25r²। ठीक है, तो यहाँ से हम p² दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5q² इक्वल 25
आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर देखें तो क्यू स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 5r। ठीक है, ये क्या बना 5r। यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर कितना 5 का क्या है गुणज है, तो 5 का गुणज है तो 5 से क्या होगा विभाज्य होगा, विभाज्य है। तो उसी केस में अपने पास क्यू से भी क्या होगा, क्यू 5 से भी विभाज्य होगा। यानी दोनों केस पहले जो हमने पढ़े हैं वही केस है कि अगर ये क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्या होगा 5 से इसका क्यू भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो इस केस में हम देख सकते हैं पी और क्यू दोनों ही क्या हैं, दोनों ही 5 से विभाज्य हैं। हम लिख सकते हैं अतः 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, अब दोनों अपने पास 5 से विभाज्य हुए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपने पास P और Q का कोई अपने पास जो गुणनखंड आता है उभयनिष्ठ वो एक के अलावा भी आ रहा है। ठीक है, और एक के अलावा जब अपने पास आएगा तो P और Q का जो वैल्यू होगी, यानी P भी क्या होगा अपने पास पूर्णांक होगा और Q भी कैसा होगा, वो भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, और दोनों पूर्णांकों का डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। यानी हम कह सकते हैं एक के अलावा क्या आ रहा है अपने पास, इनके गुणनखंड आ रहे हैं, यानी P का भी कुछ मान होगा और Q का भी कुछ मान होगा, उनको आगे डिवाइड किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि अपने पास जो P है वो भी एक पूर्णांक है और Q भी एक क्या है, पूर्णांक है। P भी अपने पास 5 से डिवाइड होता है और Q भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, तो डेफिनेटली आने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पूर्णांक होगी। और हम जो लेट करके चल रहे हैं कि जो P/Q है वो क्या है, टोटल वैल्यू क्या होगी अपने पास, पूर्णांक। लेकिन अपने पास हम लेके चल रहे हैं कि वो √5 के इक्वल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूर्णांक वैल्यू √5 के इक्वल नहीं होगी। और जब अपने पास जो वैल्यू आई वो पूर्णांक में नहीं आती है तो हम कह सकते हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा जो कथन था, अतः कथन विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे है कि हम जो टोटल वैल्यू पूर्णांक लेके चले थे वो √5 के लिए, लेकिन √5 की जो वैल्यू है पूर्णांक में नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, थैंक यू।